वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलक अमीन असलम से मिलने ज़िला अटक में उनके गांव शमसाबाद पहुंचे। बेटे मलक शमशेर के हमरा इस्तकबाल किया। हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी मशीर बराए माहौलियाती तब्दीली है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की मौजूदगी में माहौलियाती तब्दीली कैसे हुकूमत की तरजीह बन सकती है? स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकली पिछले साल, उसमें ये बताया गया कि जो माहौलियाती तब्दीली और पोल्यूशन, इन दो सिर्फ वजूहत की वजह से आपका 6% GDP का जो है वो लॉस होता है। वो पैसा जो कि आप गुर्बत पे लगा सकते हैं, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए लगा सकते हैं, लोगों की फलाह के लिए लगा सकते हैं, वो आपसे छिन जाता है, ज़बरदस्ती छिन जाता है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि इन पे जब आप पैसा लगाते हैं तो आप उस हवा के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं जिस पे सांस लेना है, आप उस पानी के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं जिसको आपने पीकर ज़िंदा रहना है। बल्कि अब जो दुनिया में ग्रोथ का मॉडल है उसके अंदर 3 सतून उसके बताए जाते हैं। एक इकोनॉमिक, जिसकी आपने बात की, दूसरा एनवायरमेंटल और तीसरा सोशल। एचिसन कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैकगल से तालीम हासिल की। यहाँ और बाहर की तालीम में कितना फ़र्क है? बाहर जब गया तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है पढ़ाई का, वो है लर्न टू लर्न। स्पेशली जब ऑक्सफोर्ड गया तो उधर मुझे बड़ा एकदम शौक़ लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपकी कोई किताब नहीं है, आपका बिल्कुल ये आपका ओवरऑल कोर्स का पैरामीटर है, अब आप हमें बताएं आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। मैं वो न्यूयॉर्क से कॉन्फ्रेंस से जा रहा था ऑक्सफोर्ड, तो वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एमिशंस ट्रेडिंग। कि एमिशंस की ट्रेडिंग होती है जिस तरह आप स्टॉक्स की करते हैं। तो मैंने उनसे वैसे ही कह दिया, मैंने कहा जी मैं तो एमिशंस ट्रेडिंग पढ़नी है। अब वहाँ पर वो उस यूनिवर्सिटी में उनके पास, क्योंकि वो इतना नया कॉन्सेप्ट था कि अमेरिका में और कुछ ममालिक में वो कॉन्सेप्ट राइज हो चुका था, उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दी कि आप अमेरिकन प्रोफेसर को अपना एक ट्यूटर के तौर पे रखें, जो आप रहें यहाँ पर लेकिन आप उसके ज़रिए तालीम हासिल करें। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो दिमाग खोलने वाली तालीम है वो उसके ऊपर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो आपको मौके नहीं मिलते कि आप उसको बेहतर बना सकें। पढ़ा तो इंजीनियरिंग की पेचीदा मशीनरी के बारे में, और आ गए कुदरत के खुले माहौल और दरख्तों के मैदान में। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। मेरा एक पैशन था दिल में कि ये नेचर और एनवायरनमेंट का, ये मेरा शौक था। इंजीनियरिंग में गलत चले गए थे? इंजीनियरिंग मेरे ख्याल में गलत चला गया था। उसके बाद फिर मैंने MBA किया मैकगिल यूनिवर्सिटी से, जो फाइनेंस के अंदर था, इंटरनेशनल फाइनेंस। पर मैंने पाकिस्तान में आके नौकरी की कुछ अर्सा। वहाँ पे मैंने देखा कि एनवायरनमेंट की फील्ड में यहाँ पर कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मुल्क में। इशू बहुत बड़ा है, ये इशूज़ 90s का है जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्केल पे आया। तो मैंने उसमें वैसे ही अप्लाई कर दिया कि जी देखें अगर मौका मिला तो चला जाऊँगा। अल्लाह ताला ने मौका फराहम कर दिया, वालिदैन ने सपोर्ट किया, तो वो फिर उसके बाद वो मेरी फील्ड जो कि मेरे शौक़ की फील्ड थी, मैं उधर आ गया। और फिर मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका मिला सियासत में आने का, और सियासत में भी मुझे वो फील्ड मिल गई जिसका मुझे शौक़ था। कि 2004 में भी मैं स्टेट मिनिस्टर एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री करा, और फिर उसके बाद जब मैं PTI में आया तो मुझे PTI की एज अ जमात एनवायरनमेंट के एजेंडे पे काम करने का मौका मिला। और वहाँ पे मुझे एक और जो खुशकिस्मती वो ये हुई कि मेरी अपनी लीडर के साथ बड़ी ज़्यादा पैशन जो है वो मैच हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब भी एनवायरनमेंट के बारे में और इसको बेहतर करने के बारे में बड़े पैशनेट हैं। तो और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। KP में हमने एक प्रोजेक्ट किया जो कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, बिलियन ट्री सुनामी। और अब यहाँ पर हुकूमत में मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान की माहौल को बेहतर कर सकें। तालिब इल्म थे तब भी अवार्ड जीते, और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा और चीन ने माहौल के हवाले से मुशावरत भी की। क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आप ज़हीन और लायक हैं, या ख़ानदान और दौलत ने आगे बढ़ने में मदद दी? नहीं, मेरा ख्याल में तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो रास्ता बना देता है आपके लिए। बाकी आप मेहनत करें किसी भी चीज़ में, और शौक़ हो आपको, और वो जब शौक़ और मेहनत मिल जाए तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इतना पढ़कर भी सियासत में आ गए, टेक्नोक्रेट बन जाते, तो क्या सियासत से ज़्यादा फ़ायदेमंद न रहते? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कई बार सोचता हूँ कि टेक्नोक्रेट की ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्नोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें
मुश्किल ज़रूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 99% सियासतदान जो हैं वो महज सियासतदान हैं। तो उनके पास वो टाइम होता है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि आप के ऊपर जब एक और जिम्मेवारी टेक्नोक्रेटिक भी होती है, आप वो नहीं कर सकते, लोगों की डिमांड वो मीट नहीं कर सकते। दादा परदादा और आप खुद भी पार्लिमानी सियासत में हैं, कभी जीते तो कभी हारे। इस बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े, लेकिन वफाकी मशीर बन गए और जो इलेक्शन जीते वो बाहर बैठे हैं। आपने हिकमत अमली से उन्हें आउट किया है या वो खुद अपनी सियासत की नज़र हो गए? नहीं, इसमें मेरी हिकमत अमली कोई नहीं थी, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। और जब एक मेरे सामने एक मुश्किल फ़ैसला आया, बहुत मुश्किल फ़ैसला था, कि जब एक पार्टी ने फ़ैसला किया कि आप अभी रुक जाएं और ये इलेक्शन ना लड़ें, हम आपको बाय इलेक्शन में लड़ाएंगे, तो वो एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था। इसी जगह पे मैंने, यहाँ पे हज़ारों लोग जमा हुए हमारे, उन्होंने आके सब ने प्रेशर डाला कि नहीं जी आप ज़रूर लड़ें, टिकट नहीं मिलता तो आज़ाद लड़ें। लेकिन मैंने पार्टी के फ़ैसले को तरजीह दी। इमरान खान साहब, मुझे पता था मेरे साथ मुखलिस हैं, मैंने उनके फ़ैसले को तरजीह दी और सब्र किया। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इन्ना लाए मज़ साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो अल्लाह ताला ने सब्र का फल दिया है फिर, और अब मैं असेंबली में भी बैठ सकता हूँ। पीटीआई 1 बिलियन ट्रीज़ को आपका कारनामा करार देती है, जबकि अपोजिशन इसको सबसे नाकाम मंसूबा करार देती है। आपकी राय क्या है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और ये भी इसमें जब हमने स्टार्ट किया तो ये एक नामुमकिन ख्वाब था। शुरू में लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि जी ये क्या बात है, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद की, फिर उसको फॉलो किया। जो पिछली नून की हुकूमत थी, उन्होंने इसी की बेसिस के ऊपर वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, और अब मैं उसी वजारत का वज़ीर हूँ जिसने वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं सका था उस वक्त। वजह उसकी ये थी कि उसके पीछे वो पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी। और ये हमारा प्रोजेक्ट, हमने इसमें 2 चीज़ें बड़ी यूनिक रखी। हमने एक WWF को ये टास्क मिला कि वो इंडिपेंडेंटली इस प्रोजेक्ट को वैलिडेट करें और हमें परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन दें। फिर हमने एक और चीज़ की जो बड़ी यूनिक थी, वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट को हमने एक इंटरनेशनल चैलेंज के साथ लिंक कर दिया, जो कि बॉर्न चैलेंज के नाम से है। वो दुनिया के ममालिक का चैलेंज है, जो कि वॉलंटरीली अपने ऊपर एक चैलेंज लेते हैं कि जी कि मैं इतने एकड़ लगाऊंगा दरख्त, मैं इतने एकड़ दरख्त लगाऊंगा। तो केपी पहला प्रोविंस था जो कि बॉर्न चैलेंज के अंदर एंटर हुआ, और फिर 3.5 साल बाद केपी पहली एंटिटी बना। मतलब ये कि तो वहाँ ममालिक भी थे बहुत सारे, तो ये पहली एंटिटी बना जिसने अपनी कमिटमेंट को मीट किया। उसको उन्होंने भी आके चेक किया, और उसमें वो WWF के भी रिपोर्ट देखी, ग्राउंड पे भी चेकिंग हुई। यहाँ पे जो नाक़दीन हैं वो अभी भी कहते रहते हैं कि दरख्त नज़र नहीं आते, तो उनको मेरी ये चैलेंज है कि इसका एक वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर एक साइट के GIS और GPS कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक साइट का लिखा हुआ कि कौन से दरख्त लगे हैं। ये प्रोजेक्ट का PC1 बना था 22 अरब रुपए का, जो हमने बनाया कि जी हम इसको 22 अरब में कर सकेंगे। लेकिन जब ये ख़त्म हुआ तो ये 14 अरब में ख़त्म हुआ, और पैसे जो थे 8 अरब हुकूमत को वापस हुए, ट्रेजरी को। तो ये तो अनहोनी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में हुई है, और अब इसको इंशाल्लाह 10 टाइम्स ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी जो नाश्ते में चने, पाए, हलवा पूरी, साग और मक्की की रोटी शामिल थी। दयानतदारी, शराफत, मुखलसी और असूल परस्त सियासत का इन्हें आगाज़ किया है, और जब से इनको देखता है उन्हीं कदमों को लेकर चलते रहे आगे। और कभी इनने सियासत में कोई मफादी सियासत नहीं की, बल्कि एक नज़रियाती सियासत का जो रास्ता अपनाया था उसी के ऊपर ये हमेशा कायम रहे। थोड़ी सख्ती बचपन में अपनाते थे, उस वक्त तो हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज समझ आता है कि वो अपनी मुफाद के लिए थी। आजकल के ज़माने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, और ये इनकी खूबी भी है, ये इनकी खामी भी है। खूबी यही है कि जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, ये फिर अल्लाह इनको उसका अजर देता है, और खामी ये है कि दुनियावी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। डेरे पर लोग रोजाना उनसे मिलने आते हैं, फर्दन फर्दन सबसे हाथ मिलाया। मकामी चादर तोहफे के तौर पर पेश की गई।
शमसाबाद के मलिक सिखों से लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से दोस्ती रही, सर का खिताब भी मिला, खान बहादुर भी बने। लेकिन वो क्या ऐसी ख़ास बात है, बहादुरी है, ईमानदारी है, जो आप अपनी ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ समझते हैं? अल्लाह के फजल से तकरीबन 150 साल से हम यहाँ पर हैं, इसी इलाके की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। इस इलाके को मौका मिलता है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, जीते भी हैं, हारते भी हैं, हुकूमत के अंदर भी रहे हैं, हुकूमत के बाहर भी रहे हैं, अपोजिशन भी गुजारी है। लेकिन एक चीज़ को कभी हाथ से नहीं छोड़ा कि शराफत और दयानतदारी, और यही हमारी पहचान भी है और यही हमारा असासा भी है। आम तौर पर कई ख़ानदान ज़वाल का शिकार हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। आप लोगों में, ख़ानदान में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है कि ज़वाल नहीं आया? बस ये अल्लाह ताला की देन होती है जी। जब आप कोशिश करें कि हलाल की कमाई हो, हलाल का लुक़मा अपने बच्चों को दें, तो फिर अल्लाह ताला उसमें वो बरकत डाल के रखता है। आपके ख़ानदान की दिलचस्प बात इसकी रिश्तेदारियां भी हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर हों या अख्तर मैंगल या गुजरात के बड़ाइच या टोबा के कमालिया के खरल, हर जगह आपकी रिश्तेदारियां हैं। इतनी मुतनव्वो रिश्तेदारियां कैसे? ये बस इत्तेफाक से है ये सारा सिस्टम। क्या कोई मनसूबाबंदी? नहीं, मनसूबाबंदी के तहत नहीं हुआ कुछ भी। आपकी खुद शादी चौधरी अहमद सईद ऑफ गुजरात जो सनतकार थे वहाँ हुई है? वो मेरे वाले साहब की उनसे बड़ी करीबी दोस्ती थी, और वो पहली मुलाकात के अंदर ही उनका आपस में इस किस्म का बॉन्ड बन गया। वो मेरे वाले साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो MNA थे, और चौधरी साहब उस वक्त ADBP के चेयरमैन थे। प्रिंस ऑफ बहावलपुर भी आपके बहनोई हैं? जी, वो बहनोई हैं हमारे, और वो मेरी खाला के बेटे भी हैं वो। तो मेरी वालदा जो थी, शी वॉज फ्राम बहावलपुर, शी इज़ फ्राम बहावलपुर। वहाँ पे जो उनके वालिद साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ बहावलपुर स्टेट के। इसी तरह आपने बड़ाइचों की बात की, तो उसमें मेरी जो दादी थी, जो पीछे घर है, कोई 150 साल पुराना है, वो यहाँ पर मुकीम होती थी। और वो खुशी मोहम्मद नाज़िर साहब की बेटी थी, जो कि पार्टीशन के वक्त गवर्नर थे कश्मीर के। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त से कायम रखे। आपकी कैसे मैंगल फैमिली में शादी हो गई? बस जी, कुछ अल्लाह की तरफ से होती हैं ये चीज़ें, कुदरत की बात होती है। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। शमसाबाद गांव में अपने अंगूरों का बाग दिखाने लाए। अटक और छछ के इलाके में पहले तो अंगूर नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे जी भी एक नई यहाँ पर तजर्बा किया गया था। मेरे वाले साहब मरहूम अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उन्होंने पहली बार ये 6 एकड़ का प्लॉट यहाँ पर अंगूर लगाया, और ये बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है, और बड़ा अच्छा इसका फल भी आता है। और अब लोगों ने जगह जगह पे अंगूर का बाग लगा लिया है, और अच्छी आमदन का ज़रिया है। इसमें थोड़ा सा हमें वर्टिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, ताकि इसका जो पल्प बनता है उसको, मतलब अंगूर से आगे पल्प भी उसका बनाया जाए, ताकि वो फिर मार्केटेबल हो जाता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। आपका शुमार पंजाब के बड़े फ्यूडल्स में, जागीरदारों में होता है। अटक में आपकी ज़मीन है, साहिवाल में है, जड़ावाला में है, बावन नगर में है। क्या ज़राअत मुनाफा बख्श शोबा रह गया है? जी, ज़राअत बिल्कुल मुनाफा बख्श शोबा है, लेकिन ज़राअत अब चेंज हो गया, उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और ये पहले जो था कॉन्सेप्ट कि जी आप ज़राअत किसी और से करवा लें और उसका रेंट आप ले लें, वो अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब आपको हैंड्स ऑन होना पड़ता है इसमें, और मुनाफा कमाने के लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट। आप करते हैं? बिल्कुल पेशा। मैं कोशिश करता हूँ जी, जितना भी कर सकूँ। तो हम कितनी कुल ज़मीन है आपकी? 10 मुरब्बे है साहिवाल में, और 10 बहावल नगर में है। और यहाँ पर इतनी ज़मीन नहीं है इस एरिया में, लेकिन इधर हम वी आर द बिगेस्ट लैंड होल्डर। ये देखें, अभी बड़ा अच्छा ये लाल हो रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। आबाई कब्रिस्तान में वालिद मलिक असलम खान की कब्र पर फातिहा करने पहुंचे। कब्रिस्तान से मुल्का मस्जिद
तकरीबन 100 साल पुरानी है। शोहरत और साख तो ईमानदारी की है, मगर सियासत चलाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता होगा। इसमें मेरी कोशिश हमेशा ये होती कि झूठ से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि झूठ के जैसे कहते हैं पैर नहीं होते, और सियासत में भी वो बड़ी जल्दी आप एक्सपोज हो जाते हैं अगर आप झूठ बोलें। फिर तो लोग नाराज़ हो जाते होंगे। नाराज़ कई बार होते हैं, लेकिन फिर राज़ी हो जाते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ, जिस तरह कोई आ गया कि जी फ़ौरन नौकरी दे दो जी, उनको कह दें यार आज मेरे को नौकरी नहीं है, वो खफा हो जाते हैं जी आपने क्यों कह दिया मैं, तो वो लेकिन बाद में उनको एहसास इस चीज़ का ज़रूर होता है कि ये बात सच्ची की जब होगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स लेने पर बहुत ज़ोर दे रही है। क्या ज़रूरी टैक्स होना चाहिए, और आप कितना टैक्स देते हैं? होना चाहिए बिल्कुल, उसमें मेरा कोई वो नहीं है कि ज़रूरी टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी कई बार डबल टैक्सेशन हो जाती है कि एक ऐसा टैक्स जो आप इनडायरेक्टली भी दे चुके होते हैं, फिर उस पर इनकम टैक्स भी लग जाता है, फिर वेल्थ टैक्स भी लग जाता है। उस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। बाकी मैं समझता हूँ कि मैं टैक्स फाइलर हूँ काफ़ी अरसे से। तो कुल मिलाकर कितना टैक्स देते हैं? पिछले साल में हमने 5.5-7 लाख के करीब दिया था। यूनियन काउंसिल कामलपुर मूसा के दफ्तर आए। आवाम में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ बीमारी आवे, लेकिन ये गल जरूर याद रखियो कि पहला लीडर आया है जिसे एहसास किया है कि अगर गरीब आदमी के घर बीमारी आ जाए तो उसका की बनना। यूनियन काउंसिल ताजक में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। नेचर की तरफ आपका रुझान है, लेकिन दरख्त, पहाड़, दरिया, समुंदर, इनमें से कौन सी चीज़ दिल के ज़्यादा करीब है और क्यों? जी वैसे तो मुझे पहाड़ भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो खूबसूरती मुझे समुंदर में नज़र आती है वो और कहीं नहीं। और मैं खुद डाइविंग भी करता हूँ, स्कूबा डाइविंग, और मैंने तकरीबन 30 से ऊपर डाइव्स की हुई हैं। दुनिया की जो तमाम अच्छी लोकेशंस हैं डाइविंग की, वो मैंने वहाँ पर डाइविंग की हुई है। और एक जो सबसे यूनिक जगह मुझे लगी है वो एक उसका नाम है राजा अम्पत। ये एक नेचर रिजर्व है जो कि समुंदर के अंदर बनाया गया है, और ये इंडोनेशिया में है। और वहाँ पर मैंने डाइविंग की थी, और उधर पहुँचने के लिए आपको कोई 5 फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, और फिर 2-2.5 घंटे की एक ये राइड होती है इसकी बोट की। उसके बाद आप उन जजीरों पे पहुँचते हैं जहाँ पे डाइविंग होती है, लेकिन वो तमाम एरिया उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो उधर जब आप डाइव करें तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। एक तो बॉडी आपकी वेटलेस होती है, और इर्द गिर्द जिस तरह आप एक एक्वेरियम के अंदर छलांग लगा दी आपने, तो बहुत ही वो यूनिक एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का। समुंदर की गहराई में ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी होती है आपके चारों तरफ। आपको डर नहीं लगा वहाँ जाकर? और क्या महसूस किया? बाकी जो कुदरत की चीज़ें हैं, जानदार हैं, दरख्त हैं वहाँ पर? नहीं, इसमें बिल्कुल डर मुझे नहीं लगा, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तमाम प्रिकॉशंस आपके पास होते हैं, ऑक्सीजन आपके पास होता है। एक और बड़ी यूनिक डाइव जो मैंने की वो मैंने साउथ अफ्रीका में की थी, जहाँ पर शार्क्स के साथ डाइविंग कराते हैं आपको। और वो उसमें 2 किस्म की डाइव होती है। एक होती है जिसके अंदर आप डाइव करते हैं लेकिन आप खुद पिंजरे में होते हैं और शार्क खुली होती है। दूसरी होती है जिसमें आप भी खुले होते हैं और शार्क भी खुली होती है। तो मैंने दूसरी वाली की थी। तो फिर
डर लगता है उस डाइव के अंदर, क्योंकि वो शार्क आपके बिल्कुल करीब से गुजरती हैं। लेकिन उसको डाइव करने का भी एक टेक्निकल तरीका है। बाकी आप डाइव जो है वो हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये डाइव आप वर्टिकल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो शार्क मछली है उसको क्योंकि हर चीज़ हॉरिजॉन्टल देखने की आदत होती है, तो जब आप वर्टिकली अंदर जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती है, वो उसको नहीं समझ आती क्या हो रहा है, तो वो कभी भी आप पे अटैक नहीं करेगी। दूसरी उन्होंने ये बात बताई कि जी आपने अपनी बॉडी मूव नहीं करनी, मतलब हाथ आपने एकदम झटके से मूव नहीं करना या कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। और तीसरी जो थी वो उन्होंने कहा कि जब शार्क आपकी तरफ आ रही हो, क्योंकि शार्क के आईलेट्स नहीं होते, उसकी आंख के ऊपर आईलेट नहीं होता, तो आपने शार्क को स्टेयर करना है आंखों के अंदर। वो सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि वो उधर डर लगता है कि आपको, लेकिन वो किया मैंने। और उस वक्त एक्चुअली वालिदैन को नहीं मैंने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे करने के बाद बड़ा मज़ा आया। ज़िंदगी और सियासत में सुस्त रवि और तहम्मुल के कायल हैं, मगर ये कभी कभी मुहिम जोई क्यों? मैं सियासत में भी मुहिम जोई का ही कायल हूँ, और अगर ना होता तो मैं तहरीक इंसाफ में ना होता। मैंने इमरान खान को उसके स्ट्रगल की वजह से चूज़ किया। अकलौते बेटों को तो बड़ी एहतियात से पाला जाता है, और आम तौर पर मुमताज़ दौलताना की तरह वो डरपोक होते हैं। आप इतने बहादुर कैसे निकल आए? मेरे वालिदैन ने भी बड़े प्यार से भी और बड़े एहतियात से पाला, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। और एक बार मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि जी मैंने ये हमारे साथ इंडस गॉर्ज गुजरती है, तो एक मैंने किश्ती रखी हुई अपनी, एक राफ्ट है मेरे पास, तो मेरा दिल था कि मैं उसके अंदर ये किश्ती के अंदर ये इंडस गॉर्ज के ऊपर ट्रैवल करूं। तो वो वाहिद मौका था जब मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि यार बेटे ये ना करना, इसके अंदर बड़े वहाँ पे ना वो मिक्स्ड वो हिडन स्वर्ल्स हैं इस पानी के अंदर, तो वो फिर मैंने उनकी बात मान ली, नहीं किया। आस्ट्रो ट्रफ के इफ्तिताह के लिए अटक हॉकी स्टेडियम आए, कबूतर आजाद किए, कारकुनों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया। स्टेडियम में जारी तरक्याती काम पर ब्रीफिंग दी गई। आने का प्रोजेक्ट था, ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया था और इसमें पैसे रिलीज नहीं हुए थे, तो इसके पैसे हुकूमत ने रिलीज किए और अब ये 8.5 करोड़ रुपए इसके आज रिलीज हो गए, जिसके आपके सामने काम हो रहा है। इसमें एस्ट्रो टर्फ भी बिछेगी और इंशाल्लाह अटक तमाम शहर को ये खूबसूरत तोहफा मिलेगा। JUI अटक के सदर मौलवी शेर जमान से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत करने आए। फातिहा पढ़ी। मेरिया टाउन में साबक हॉकी खिलाड़ी और PTI रहनुमा राना लियाकत की रिहाइशगाह पर पहुंचे। नन्हे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। राना ब्रदर्स की तरफ से उनके एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम था। जिंदगी का वो लम्हा कौन सा था जब आप सबसे ज़्यादा खुश हुए, और वो कौन सा जब आप सबसे ज़्यादा गमनाक हुए? मेरे जब वालिद साहब की वफ़ात हुई तो वो बड़ा ट्रेजिक था मेरे लिए, क्योंकि वो बीमार नहीं थे। मैं उनको बिल्कुल ठीक हालत में छोड़ के, बल्कि मैं जापान में था उस वक्त, और जापान में मुझे फ़ोन आया और जब मुझे ख़बर मिली तो लगा कि ऐसे जैसे मेरी
पैरों के नीचे से बिल्कुल ज़मीन निकल गई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा। फिर जो वो 6-7 घंटे की फ़्लाइट थी वो बड़ी मेरे लिए ट्रेजिक और सख्त फ़्लाइट थी, क्योंकि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और फिर एक ट्रेजिडी थी मेरे लिए बहुत बड़ी। और खुशी के लम्हात बहुत सारे आते रहते हैं। अल्लाह ताला ने अभी ये जब अब मैं इस कैबिनेट में आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि इमरान खान ने मेरे साथ एक वादा किया था और वो वादा उसको वफा किया। और आपने देखा होगा कि पहले आते साथ ही उन्होंने पहले दिन दो बंदे अनाउंस किए, उनमें एक असद उमर साहब थे और एक मेरा नाम उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था। और मेरे अभी बेटे की शादी हुई है, उस पर बड़ी खुशी हुई मुझे। वो बड़ा एक कंप्लीशन आदमी को महसूस होती है कि आपने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद अब वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा है, तो वो उस पर बड़ी खुशी का लम्हा था मेरे लिए। हरीपुर में 10 बिलियन ट्री की नर्सरीज का दौरा किया। हसन अब्दाल में काउंसलर महबूब इलाही के चचा की मगफरत के लिए दुआ करने पहुंचे। साबक म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन हसन अब्दाल जहीर अहमद भटियावाला के घर इशाइये में शिरकत की। साबक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दरख्तों को काटने की सज़ा कम अज़ कम 3 दिन कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा रखी, मगर आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। क्यों? इस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हुआ कि उनकी हुकूमत सबसे ज़्यादा खुद दरख्त काट रही थी। सिर्फ लाहौर के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, जो कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की रही है, वहाँ पे 70% जो है दरख्त काटे गए हैं लाहौर शहर के अंदर। और जो ग्रीनरी थी एक सिटी ऑफ गार्डन जिसको कहा गया था, उसको सिटी ऑफ कंक्रीट बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मॉग का इशू है। आप कुछ वहाँ दरख्त? जी बिल्कुल, हमने पूरा प्लान बनाया है वहाँ के लिए, लाहौर के लिए इंशाल्लाह। और वहाँ पे एक लैंड बैंक हमने पहले क्रिएट किया है कि कौन कौन सी ज़मीन है जहाँ पर दरख्त लगाए जा सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे इस मानसून प्लांटेशन से हम उन तमाम जगहों पे सिविल सोसाइटी के साथ मिल के एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पर ग्रीनरी करेंगे। और हमारा टारगेट है कि हम इंशाल्लाह लाहौर को दोबारा सिटी ऑफ गार्डन्स बनाएंगे। प्लास्टिक बैग्स माहौल को ख़राब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इनके हवाले से कब कानून साजी होगी और कब उस पर अमल दरामद होगा? बिल्कुल, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर हम मरला वाइज पॉलिसी हमारी बन रही है। इसका पहला फेज़ इस्लामाबाद में शुरू होगा इंशाल्लाह। 14 अगस्त से इंशाल्लाह हम प्लास्टिक शॉपर बैग को इस्लामाबाद में बैन कर देंगे और 14 अगस्त को अनाउंस करेंगे कि इंशाल्लाह ये प्लास्टिक बैग से आज़ादी का दिन है इस बार। और उसके बाद फिर वो लेजिस्लेशन हम केपी में भी और पंजाब के अंदर भी, क्योंकि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ जाता है, उनको वहाँ पर इंशाल्लाह उसको पुश करवा कर दोनों प्रोविंसेस में करवाएंगे। केपी में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ, उसमें थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है कि वो उन्होंने ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल बैग जो कि धूप में चूरा बन जाता है उसको अलाउ किया हुआ है। लेकिन हमारी अब स्टडी ये कहती है कि वो जो चूरा है वो भी बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि वो पाउडर पानी में जाता है, पानी जो आपका दरिया में जब जाता है तो ये एक पोल्यूशन का जरिया बनता है जो आपको नज़र भी नहीं आता, और जब मछलियाँ खाती हैं तो वापस आपके पेट में आता है वो। और ये एक स्टडी अभी हुई थी कि इंडस रिवर दुनिया के टॉप 3 रिवर्स में है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। तो इसलिए हमें वो लेजिस्लेशन इम्प्रूव करनी है और पंजाब में उसको
जो इस्लामाबाद के मॉडल है उसको इंशाल्लाह लागू करेंगे। दुनिया के कई ममालिक 2 स्ट्रोक इंजन पर पाबंदी लगा चुके हैं, क्या हम भी फ़ज़ा को ख़राब करने वाली इस मशीन को कभी बंद करेंगे? यहाँ पे जो जी हम ये अब इसको एक पैराडाइम शिफ्ट हम करना चाह रहे हैं, और उसमें हमने एक प्राइम मिनिस्टर्स की टास्क फोर्स और क्लाइमेट चेंज भी, उस पर उनसे हमारी बात भी हुई, वहाँ पे प्रेजेंटेशन की है कि हम इलेक्ट्रिक जो रेवोल्यूशन है जो दुनिया में आ चुकी है इस वक्त, और क्योंकि तमाम जो बड़े ममालिक हैं, इंडिया चाइना हमारे रीजन में है, दोनों ने पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी हैं कि हम 2023 से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मैसिव शिफ्ट कर जाएंगे। स्पेशली जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर इन सब के अंदर तो हम टोटली बैन कर देंगे कि वो सवाए इलेक्ट्रिक की और कोई व्हीकल नहीं होगी। तो इसको हम भी इंशाल्लाह, हमने भी वो पॉलिसी का एक ब्रॉड पैरामीटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले ली है। आप कब से करेंगे? 323 से या आगे? नहीं, हमारा इंशाल्लाह जो है वो हम इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट जो हमने अप्रूव करवाया है वो ये है कि 2030 तक इंशाल्लाह 30% गाड़ियों को हम शिफ्ट कर देंगे टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। माहिरीन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 7वां है। अरबों रुपए खर्च करके हम अपने माहौल में कितनी बेहतरी लाएंगे? जो वो स्टडी हुई उसमें बताया गया कि पाकिस्तान 7वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि पिछले डेकेड के अंदर इससे मुतासर हुई हैं, और हम नंबर 2 पे थे इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक लॉसेस जो किसी मुल्क ने बेयर किया है। हमने मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस बेयर किए हैं सैलाब की वजह से, और जो आपकी जो मानसून की शिफ्ट हुई है और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ा है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं आप? देखिए, इसमें ग्लोबल वार्मिंग को तो पाकिस्तान अकेला चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुनिया का फिनोमेना है, दुनिया ने इसको, हम पैदा करने वाले भी नहीं है इस फिनोमेना को, लेकिन हम इससे निपटने के लिए तैयारी कर सकते हैं और दुनिया की मदद कर सकते हैं इसके साथ डील करने में। और दोनों चीज़ों में, जिसको एक को मिटिगेशन, एक को अडेप्टेशन कहते हैं कि आप अडेप्ट करें इस प्रॉब्लम से, उन दोनों का एक हल जो आसान हल, सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा करामद हल जो है वो है दरख्त लगाना। तो वो पाकिस्तान उसमें एक लीडरशिप रोल में है इस वक्त, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। हमने 1 अरब दरख्त अपने पैसों के साथ लगा कर दिखाए हैं, वेरीफाई करके दिखाए हैं, और दुनिया ने उसको माना है। अब हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, उसके लिए हमारी प्लानिंग हो चुकी है तमाम प्रोविंसेस में। इस बजट के अंदर हमारा आधे बिलियन का बजट था पिछले साल, उसको 8 अरब तक ले जाया गया, मतलब 16 गुना इजाफा किया गया है हमारी मिनिस्ट्री के बजट में, और फिर इतने ही 8 अरब प्रोविंसेस को कहा गया कि वो भी रखेंगे, उन्होंने कमिट किया इस चीज़ के अंदर। तो 16 अरब रुपए तकरीबन इस प्रोजेक्ट पे इस साल में लगेंगे, और 120 अरब अगले 4 साल में लगेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारा विजन है, इसके लिए प्लानिंग हो चुकी है, पैसा इंशाल्लाह मौजूद है। जब हम ये करेंगे तो उससे एक तो ये होगा कि माइक्रो क्लाइमेट आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, और दूसरा ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जो दुनिया का है उसके लिए भी आप एक अच्छा कदम एक दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि हर दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दिन बढ़ चुके और मौसम सरमा के दिन कम हो चुके। क्या कभी हम 25 साल वाले पुराने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें? अल्लाह करे जी हम वो मौसम देखें, लेकिन हीट वेव पाकिस्तान में ज़्यादा आ रही हैं अब आजकल, और जो हमने उसको मैचअप कर दिया, एक तो दुनिया का मौसम चेंज हुआ है, दूसरा हमने नीचे से दरख्त उड़ा दिए हैं, तो जो कंक्रीट जंगल और हीट वेव मिलते हैं तो वो बिल्कुल अनलिवेबल सिचुएशन बन जाती है। तो हम इंशाल्लाह उसकी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि उसको चेंज किया जाए। उसके लिए दरख्तों के अलावा हमारे पास कोई ऐसा हल नहीं है जो कि हम इस मौसम को तब्दील कर सकें। दरख्त के ज़रिए आप माइक्रो क्लाइमेट को भी चेंज करते हैं। अभी जो कराची में हीट वेव आई तो किसी ने बड़ा अच्छा एक लगाया हुआ था कि उसके पास एक मॉनिटर था जो टेम्परेचर को मॉनिटर करता था, तो उसने दरख्त के नीचे खड़े होकर भी मॉनिटर किया और दरख्त के बाहर भी मॉनिटर किया, तो उन दोनों में कुछ 7 डिग्री का फ़र्क था जो उसके हैंड और मॉनिटर था। तो दरख्त अल्लाह ताला का एक मशीन है, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है जो ऑक्सीजन पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से निकालती है, हमें साया देते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है 10 बिलियन ट्री का, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, लेकिन ये कौम साथ मिलेगी तो तभी ये ख्वाब पूरा होगा। मौसीकी तो सुनते होंगे, किसकी और कौन सी? जवानी में तो मैंने बहुत मौसीकी सुनी है, आजकल मुझे शौक़ है कवाली सुनने का, तो साबरी ब्रदर्स की कवाली मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। आबदा परवीन मुझे बड़ी पसंद है, तो वो मैं एंजॉय करता हूँ, थोड़ा सा सूफिस्टिक टेस्ट हो गया।